हेलो क्लास 10th, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? मिरर क्या होता है, क्या होते हैं इसके टाइप्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को टाइप्स ऑफ मिरर के टॉपिक के साथ। देखिए, सबसे पहली चीज, मिरर एक्चुअल में क्या होता है। मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें दो सरफेस होती हैं, एक पॉलिश सरफेस और एक अनपॉलिश सरफेस। ठीक है, अब मिरर का काम क्या है? आने वाली रेज को, इंसिडेंट रेज को टकराकर वापस भेज देना, मैक्सिमम इंसिडेंट रेज को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है मिरर। ये काम है मिरर का। क्लियर? तो मिरर क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें दो सरफेस होती हैं, पॉलिश सरफेस और अनपॉलिश सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस की वजह से ही मिरर में रिफ्लेक्शन की क्वालिटी जनरेट हो पाती है। मतलब क्या है इस बात का कि जितनी भी लाइट रेज मिरर से टकराती हैं वो सभी की सभी लाइट रेज टकराने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। मतलब जिस मीडियम से वो लाइट रेज आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं। सिंपल। अब मिरर में जो बैक साइड में पॉलिश सरफेस का कोट किया जाता है या जो पॉलिशिंग की जाती है उसके लिए जनरली इस्तेमाल करते हैं सिल्वर का। सिल्वर बेस्ट क्वालिटी का रिफ्लेक्टर होता है, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, रेड कलर का पेंट जो होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी मिरर के ब्रांड पे भी डिपेंड करता है। चलिए अब समझते हैं फ्लो चार्ट के साथ कि भाई मिरर कितने प्रकार के हो सकते हैं और क्या क्या उनके पॉसिबल डायग्राम्स हैं। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं मिरर। मिरर को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्लेन मिरर नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर। याद रखिएगा, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो मिरर को ओवरऑल देखा जाए तो दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब चलिए सबसे पहले समझते हैं प्लेन मिरर के बारे में। देखिए, प्लेन मिरर जैसा कि यहां पर नाम भी डाला हुआ है तो आप इस तरीके से इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इस साइड हमने पॉलिशिंग किया, सिंपल एक डिजाइन क्रिएट कर देना है जिससे कि मालूम हो सके कि भाई एक साइड जो है पॉलिश सरफेस है और दूसरी साइड क्या है? अनपॉलिश सरफेस। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट XYZ, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी इमेज को देख रहा है ना। तो मिरर में आपने नोटिस किया होगा, प्लेन मिरर में जब हम अपना चेहरा देखते हैं, अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हैं प्लेन मिरर के अंदर, तो ऐसा लगता है कि जितनी दूरी पर हम खड़े हैं उतनी ही दूरी पर हमारे जैसा कोई अच्छा व्यक्ति मिरर के अंदर की तरफ खड़ा हुआ है। तो आप नोटिस करना डिस्टेंस सेम लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है, याद रखना है आपको, कितना होता है? 1, जो स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 है। इस बात से क्या पता चल रहा है हमें? देखिए ध्यान से, मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला होता है H2 अपॉन में H1 और एक और फार्मूला होता है M इज इक्वल टू में माइनस का V अपॉन U। ठीक है, तो अब इन दो फार्मूले की मदद से आपको बहुत सारी चीजें मालूम होने वाली हैं। अब वो क्या क्या चीजें हैं वो समझते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है जब अपने आप को प्लेन मिरर में ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को अपनी जो डिस्टेंस होगी ना मिरर से, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी मिरर से वो बराबर होगी, सेम लगेगी जितना कि उसको इमेज दिखाई दे रही है उस मिरर में। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस के बराबर होती है। इस बात को आप फॉर्मूले से भी क्लियर कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है नीचे की तरफ जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, M इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। M मतलब मैग्निफिकेशन, V मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज और U मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो दूरी होगी मिरर से, प्लेन मिरर से, वो इक्वल होगी इमेज की डिस्टेंस के। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन फार्मूले की मदद से आपको बहुत सारी चीज मालूम होने वाली है। M इज इक्वल टू माइनस का V अपॉन U। अगर हम इस फॉर्मूले में M की वैल्यू को 1 प्लेस कर देते हैं, 1 रख देते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा? V इज इक्वल टू U हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो U इज इक्वल टू माइनस का V। इससे क्या पता चल रहा है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बराबर होगी इमेज की डिस्टेंस के, या आप ऐसा बोल दीजिए कि इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बराबर है।
और यही मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, बल्कि इसको तो आप प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हैं। आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होइए, तो जितनी डिस्टेंस आपकी है ना, प्लेन मिरर से, उतनी ही दूरी, उतनी ही डिस्टेंस आपको फील होगी जो आपको मिरर में दिखाई दे रही है। इमेज जो आपको अपनी इमेज दिखाई दे रही है, ऐसा लगेगा कि हमारे जैसा ही व्यक्ति मिरर के अंदर की तरफ खड़ा हुआ है और सेम डिस्टेंस पर, जितनी दूरी पर प्लेन मिरर से हम खड़े हैं। तो इस चीज को आप फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। सिंपल बात, ठीक है। अब नेक्स्ट, m इज इक्वल टू h2/h1। अब आप एक चीज सोच के बताइए, जब आप प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं तो जो आपको इमेज दिखाई पड़ती है प्लेन मिरर में, तो क्या उसकी हाइट और आपकी हाइट बराबर लगती है? आपको लगती है ना बराबर, ठीक है। वो चीज यहां से भी पता चल रही है। अगर आप m के प्लेस पर 1 रखते हैं, क्योंकि जैसे हम स्टार्टिंग मानकर चल रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का 1 रहता है, तो m के प्लेस पर 1 रखेंगे आप, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा? h2 बराबर h1, मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है। और ऐसा ही होता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप मैग्निफिकेशन 1 लेंगे। बाई चांस आपको किसी क्वेश्चन में m की वैल्यू 1.5 दे दी गई या 2 दे दी, या जो भी XYZ वैल्यू, तो आप बता सकते हैं कि भाई क्या रिजल्ट आने वाला है। और प्लेन मिरर है क्या? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें 2 सरफेस होती हैं, एक पॉलिश सरफेस होती है और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आप अनपॉलिश सरफेस भी कह सकते हैं। और ऑब्जेक्ट कहां खड़ा होता है अपने आप को विजुअलाइज करने के लिए? हमेशा अनपॉलिश सरफेस की तरफ। जो मिरर होता है उसका मेन टारगेट क्या है? रिफ्लेक्शन करना, है ना। तो जितनी भी लाइट रेज आती है उन सभी मैक्सिमम लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। बाकी कितने % वो रिफ्लेक्शन करेगा वो मिरर की क्वालिटी पर, उसके ब्रांड पर भी डिपेंड करता है। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर की तरफ। देखिए स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कॉनकेव मिरर, सेकंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अभी जो कॉनकेव मिरर है इसका डायग्राम कैसा होता है? सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम देखते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। रे डायग्राम बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पर हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि रे डायग्राम को हम कैसे बना सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, है ना, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर और लेंस। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए फिलहाल समझते हैं कि भाई कॉनकेव मिरर की शेप होती कैसी है। देखिए ये कॉनकेव मिरर की शेप है, और ये जिस तरह से मैंने यहाँ पे डिजाइन सा बनाया, ये क्या है? पॉलिश सरफेस। सिंपल। मिरर के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, मिरर होता क्या है? एक वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें पॉलिश्ड और अनपॉलिश सरफेस होती हैं, 2 सरफेस होती हैं। अनपॉलिश सरफेस को आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं। तो अब कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई कॉनकेव मिरर की शेप कैसी होती है, तो आप ऐसे बना देंगे, है ना। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि भाई बताइए कि होता कैसा है ये, तो क्या तब भी आप डायग्राम बनाएंगे? नहीं ना। तो आपको कुछ वर्ड्स वहां पर बताने होंगे, कुछ लाइन बतानी होंगी। तो क्या बताएंगे हम? सेंटर की तरफ, याद रखिएगा, सेंटर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ है, तो ऐसे मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं। सिंपल लाइन। इस चीज को आप डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हैं। देखिए ये है कॉनकेव मिरर की स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने आपको अभी डिफाइन बताया या उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि भाई जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें 2 सरफेस होती हैं, एक तो पॉलिश सरफेस और एक अनपॉलिश सरफेस, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं आप अनपॉलिश्ड को। तो अनपॉलिश सरफेस हमेशा सेंटर की तरफ रहती है। कौन से केस में? कॉनकेव मिरर में, ठीक है। फायदा क्या होता है? जितनी भी लाइट रेज आती हैं, ठीक है, वो सभी लाइट रेज टकराती हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, कॉनकेव मिरर के केस में, और वापस से बेंड हो जाती हैं फोकस की तरफ। सिंपल। तो इंसिडेंट लाइट रेज टकराएगी कॉनकेव मिरर से, और टकराने के बाद फोकस से पास आउट हो जाता है। तो देखने पर ऐसा लगता है कि सारी की सारी रेज को वो एक पॉइंट पर मिला रहा है, ये जो कॉनकेव मिरर है। इसीलिए इस कॉनकेव मिरर का एक और नाम रखा जाता है, और वो क्या होगा? कन्वर्जिंग मिरर। क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। तो इसलिए यहां पर लिख लेते हैं हम दूसरा नाम इसका, कन्वर्जिंग मिरर। अब चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसकी शेप कैसी होती है। सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में भी
दो सरफेस होती हैं, एक पॉलिश्ड सरफेस और एक अनपॉलिश्ड सरफेस। लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा भाई बताओ कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, जब वो पूछ रहा है आपसे, ओरली क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, तो क्या आप कॉपी पेन लेकर शुरू कर देंगे डायग्राम बनाना? ऐसा नहीं। जब वो आपसे डायग्राम के लिए बोलेगा, स्ट्रक्चर के लिए बोलेगा, तब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है आपसे, तो फिर आप सीधा उसको एक्सप्लेन करेंगे। कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे कि भाई कॉन्वेक्स मिरर में भी दो सरफेस होती हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक पॉलिश्ड सरफेस। तो आपको एक सिंपल ट्रिक जो बतानी है कि पॉलिश्ड सरफेस टुवर्ड होती है सेंटर के, पॉलिश्ड सरफेस किसकी तरफ होती है? सेंटर की तरफ। और अनपॉलिश्ड सरफेस, याद रखिएगा, अनपॉलिश्ड सरफेस मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से अवे होती है, अपोजिट होती है। क्लियर? ये चीज आपको यहां पर डायग्राम से भी समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखिए, ये सेंटर है, ये पोल पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है। तो सेंटर की तरफ पॉलिश सरफेस है और यहां पर सेंटर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यही मेन डिफरेंस है। हालांकि डिफरेंस और भी होते हैं, फोकल लेंथ यहां पर माइनस होती है, यहां पर फोकल लेंथ प्लस होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन स्ट्रक्चर के बेस पे डिफरेंस यहां पर आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ गया होगा और आप किसी को समझा भी सकते हैं। छोटे बच्चे को भी बता सकते हैं आप कि भाई कॉनकेव मिरर कैसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा है। दोनों में सीधा सीधा डिफरेंस, डायग्राम बनाइए और बता दीजिए। ठीक है? अगर डायग्राम नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सीधा बोल सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर का मतलब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ और पॉलिश सरफेस सेंटर की तरफ। लेकिन अगर पॉलिश सरफेस बाहर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है तो कॉनकेव मिरर। क्लियर? बाकी फोकल लेंथ वगैरह और बहुत सारी चीजें जिसके आधार पर हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका दूसरा नाम क्या होगा? देखिए, ऑब्जेक्ट जो खड़ा होता है ना, वो लेफ्ट साइड खड़ा होता है। तो लेफ्ट साइड से जब रेज आएंगी तो रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से ही होगा, अनपॉलिश साइड से ही होगा। तो यहां से जब रेज आएंगी तो टकराकर वो सारी वापस चले जाएंगी, ऊपर की तरफ चलेंगी और ऐसा लगेगा कि जाने वाली रेज फोकस से आ रही हैं। कैसा लगेगा? जाने वाली रेज फोकस से आ रही हैं। देखिए डायग्राम इसका, ये सीधी रेज आती हैं और ऊपर चले जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही है। ठीक है? जितनी भी रेज आएंगी सब में सेम ऐसे लगेगा। अगर इसकी बात करें डायग्राम की, तो यहां पर सीधी रेज आ रही हैं, टकराने के बाद वो फोकस से गुजर रही हैं इस तरीके से। तो इसके लिए क्या नाम चलेगा? डाइवर्जिंग, क्योंकि आने वाली रेज को टकराने के बाद ऐसे ऊपर की तरफ भेज रहा है ना। जब नीचे की तरफ से रेज आएगी तो और नीचे की तरफ भेज देगा, लेकिन जाने वाली रेज जो होगी, रिफ्लेक्टेड रेज जो होगी, वो सभी ऐसा लगेगा कि भाई फोकस से आ रही हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे इसको? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है? डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर, कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर। क्लियर हुई बात? ये चीज आपको ध्यान रखनी है मिरर के केस में कि भाई मिरर एक्चुअल में क्या होता है, मिरर का उद्देश्य क्या है, क्यों हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्या करता है मिरर, मिरर कितने टाइप्स का होता है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर की क्या कुछ खास क्वालिटी है, क्या उसके बारे में हमें पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, और स्फेरिकल मिरर में दो टाइप्स क्या क्या होते हैं और क्या उनके दूसरे नाम है, और कैसे हम पहचान सकते हैं कि भाई ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक था, जो टारगेट था आपको समझाना टाइप्स ऑफ मिरर, वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है पूरे चैप्टर में तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं और जल्द से जल्द कोशिश की जाती है उसका रिप्लाई करने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ।